का डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल के पीएम से फोन पर बातचीत, पश्चिम एशिया संकट पर हुई चर्चा। पीएम ने आतंक को बताया अस्वीकार्य, टकराव खत्म करने और बंधकों की रिहाई पर दिया जोर। शांति स्थिरता के प्रयासों में भारतीय मदद की पेशकश। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान की तैयारियां पूरी। सुबह 7 बजे से 40 सीटों पर होने वाली वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरियाणा में भी चुनाव प्रचार चरम पर। मुडा घोटाला मामले में बढ़ी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें। ईडी ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े धन शोधन के मामले में सीएम के खिलाफ दर्ज किया केस। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कोलकाता मामले में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बंगाल सरकार को फटकार। नेशनल टास्क फोर्स को 14 अक्टूबर तक अंतरिम रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं पर जताया दुख। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई नदियां उफान पर। प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को 675 करोड़ रुपए जारी करने की दी मंजूरी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इजराइल के समकक्ष बेंयामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बातचीत की जानकारी देते हुए लिखा कि हमारी दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों में सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। अगली खबर की ओर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में कल तीसरे चरण का मतदान होना है। 40 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। तो बीते 2 चरणों की तरह इस चरण में भी उत्साहजनक वोटिंग की उम्मीद की जा रही है। 7 जिलों की 40 सीटों में 24 सीटें जम्मू संभाग की हैं तो 16 सीटें कश्मीर संभाग की हैं। कैसी है तैयारी जम्मू कश्मीर की, ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस चरण में 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इनमें से 16 सीटें कश्मीर संभाग में हैं और 24 जम्मू संभाग में हैं। ये विधानसभा क्षेत्र 7 जिलों कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपोरा, उधमपुर, कठुआ, सांबा और जम्मू में फैले हैं। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान कल शाम थम गया था। इस चरण में 39,18,000 से अधिक मतदाता 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तीसरे चरण के मतदान के लिए 5,060 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जो भी हमारा एलिजिबल वोटर है उसको वोटिंग राइट देना, उसके पास पहुंचना, हर व्यक्ति को नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, ये हमारा एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है। उसी क्रम में जितने भी वोटर थे JNK के, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बॉर्डर एरियाज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, मेनलैंड में बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वैली में बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जम्मू में बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और वही उम्मीद है हमें कि वो थर्ड फेज़ में भी उतना ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ चढ़ के, वो बच्ची हैं बिल्कुल हर हालत में वोटिंग देने के लिए आए। हर कॉलेज में हमने स्पेशल कैंप लगा के AEROs लगा के उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया था। पोलिंग बूथ भी उसी क्रम में एक हमारा प्रयास है, एक कोशिश है कि सारे के सारे बूथ पे विमेन एम्प्लॉयज ही वोटिंग कराएं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपोरा में मतदान को लेकर
आखिरी चरण में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर चुनाव आयोग की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। इस चरण में मतदान केंद्रों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान दलों को रवाना किया गया है। इसमें हमने जो इंतजामात है एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है वो हमने पूरी फॉलो की है। स्ट्रॉन्ग रूम्स, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, उनको जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डायरेक्शंस दी है एज पर दोज डायरेक्शंस हमने वो इंतजामात पूरे किए हैं। जम्मू कश्मीर में कल 40 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण में ये मतदान होगा और कश्मीर की बात की जाए तो 16 सीटों पर कल मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और तमाम पोलिंग पार्टीज को पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया गया है। सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि तीसरे चरण में भी मतदान के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग की ओर से जम्मू संभाग में आखिरी चरण में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। इस चरण में जम्मू संभाग के कठुआ, सांबा, जम्मू और उधमपुर जिलों के मतदान केंद्रों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान दलों को ईवीएम के साथ रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 61% से अधिक मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में 56% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 अक्टूबर को हरियाणा के साथ ही होगी। जम्मू से अमरेंद्र गुप्ता और धीरज कुमार के साथ उत्तरी कश्मीर से निशांत राय और रमा त्यागी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जारी उस आदेश को स्थगित कर दिया है जिसमें भारतीय सेना के पैरा हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग के कर्नल विक्रांत पराशर को जम्मू कश्मीर पुलिस में एसएसपी प्रशिक्षण और विशेष ऑपरेशन के रूप में नियुक्त किया गया था। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को कल सुबह 11 बजे तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही चुनाव आयोग से आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना आदेश जारी करने के औचित्य के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण भी देना है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को जिताने की जीतोड़ प्रयास कर रही हैं। एक ओर जहां भाजपा की ओर से वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह कई राज्यों के मुख्यमंत्री धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और अन्य पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार करते नजर आए। हरियाणा के चुनावी रण में सभी दल अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। भाजपा, कांग्रेस, आप और अन्य दलों के दिग्गज जनसभा और रोड शो के साथ जनता के बीच पहुंचकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने चरखी दादरी में जनसभा को संबोधित करते हुए जहां किसानों, पूर्व सैनिकों और आम लोगों के लिए डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र किया, वहीं आप कांग्रेस के साथ राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। जबकि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करनाल में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर बरसे। देखा आपने कांग्रेस के साहब का, राहुल जी का, जाकर वहां पर भारत की प्रतिष्ठा को, भारत के मान सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, सिख भाइयों के बारे में कह दिया। गुरुद्वारे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। कड़ा पहने अथवा न पहने, इस संबंध में भी उनको विचार करना चाहते हैं। आरक्षण के बारे में भी कह दिया। एक समय आएगा जबकि आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। बहनों भाइयों, जो आरक्षण की व्यवस्था हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था बहनों भाइयों नहीं समाप्त होगी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। मेरे को लगता है कि उनकी जीजा जी की जो अकूत संपत्ति उन्होंने हरियाणा के किसानों की लूटी थी, उसी की घबराहट इनके मन में आ गई है कि अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी तो उनकी सारे काले कारनामा पर्दाफाश होगा। हरियाणा की जनता, विशेष करके नौजवान लामबंद है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर भरोसा जताई है। नायब सिंह सैनी फिर एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भिवानी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को सनातन का दुश्मन बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जींद में अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार के प्रयासों से हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। वहीं राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। पिछले 10 सालों में हरियाणा में सड़क, रेल, हवाई अड्डे से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत मजबूती से काम हुआ है। पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार ने हरियाणा का चहु और विकास किया है, इसलिए वो यहाँ आए, घूमें और अपना पर्यटन करें, लेकिन कुछ सवालों के जवाब हरियाणा उनसे जरूर पूछेगा। अंबाला में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की, तो वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने डबवाली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में भाग लिया, जबकि आप नेता राघव चड्ढा ने भिवानी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो किया। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हम फिर से लागू करेंगे और 6,000 रुपए हर महीने के विधवाओं को, बुजुर्ग लोगों को और डिसेबल्ड लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। युवाओं के लिए सरकार में 2 लाख खाली रोजगार है। कांग्रेस की सरकार बन रही है, बड़े बहुमत के साथ पूरे प्रदेश के कोने कोने से एक आवाज आ रही है। बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। अब एक नया विकल्प है आम आदमी पार्टी, उसे चुनकर देखो। दिल्ली वालों ने एक बार चुना था, पंजाब वालों ने एक बार चुना था, अब हर चुनाव में दिल्ली पंजाब वाले आई लव यू केजरीवाल बोलते हैं और झाड़ू का बटन दबाते हैं। जेजेपी एएसपी गठबंधन के दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद भी अपने गठबंधन के लिए जमकर प्रचार करते नजर आए। सभी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने में लगी हैं, लेकिन जनता अपना फैसला 5 अक्टूबर को सुनाएगी। हरियाणा चुनाव में कांग्रेसी नेताओं की रस्साकसी कम होने का नाम नहीं ले रही। कुमारी सैलजा, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा मंच पर तो साथ आ गए, लेकिन मन से साथ नहीं आ पा रहे हैं। इधर कांग्रेस से राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में देर से ही सही मगर एंट्री की और एंट्री करते ही उन्होंने विवादित बयान देकर हरियाणा की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। अब देखना यह है कि ये बयान और ये गुटबाजी हरियाणा के चुनाव में कितना असर दिखाती है। कैमरामैन जगमोहन के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, हरियाणा। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को मुडा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। राज्य लोकायुक्त पुलिस की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए ईडी ने ये कार्रवाई की है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते बेंगलुरु की एक विशेष अदालत द्वारा इस मामले में सिद्धरामैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। वहीं इस पर भाजपा सांसद लहर सिंह ने कहा कि ये सरकार आरटीआई कार्यकर्ता को परेशान करती रहती है, वो खोजी पत्रकारों को भी परेशान कर रहे हैं। अगर अराजकता इसी तरह फैलती रही तो इसका असर औद्योगिक क्षेत्र पर भी पड़ेगा। भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, उस समय बजाय उन पर कार्रवाई करने के ये सरकार आरटीआई एक्टिविस्ट को हैरेस करने पर लगी हुई है, आतंकित करने पर लगी हुई है और यही नहीं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को भी टेरराइज कर रही है। और बड़े शर्म और दुख की बात है कि सरकार और उनके आदरणीय खड़गे जी और सिद्धरामैया जी इस स्तर पर उतर आए हैं अपने को बचाने के लिए कि वो इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं माननीय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर, ये बड़ा हास्यास्पद है और इसका स्टेट पर अच्छा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्या है मुडा घोटाला?
आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि मुडा घोटाला आखिरकार है क्या। तो मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण या मुडा कर्नाटक की राज्य स्तरीय विकास एजेंसी है। एजेंसी का काम शहरी विकास को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास करना है। लोगों को किफ़ायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना है। मुडा शहरी विकास के दौरान अपनी ज़मीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना लेकर आई थी। 50-50 नाम की इस योजना में ज़मीन खोने वाले लोग विकसित भूमि के 50% के हकदार होते थे। योजना 2009 में पहली बार लागू की गई थी। 2020 में तत्कालीन भाजपा सरकार में बंद कर दी गई। आरोप है कि योजना के बंद होने के बाद भी ज़मीनों का अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा गया। सारा विवाद इसी से जुड़ा है। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को इसी के तहत लाभ पहुंचाया गया। कोलकाता डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से सवाल किया है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा और उनके लिए काम का सुविधाजनक माहौल सुनिश्चित करने के लिए उसकी ओर से ज़रूरी कदम उठाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि कोर्ट की ओर से जो निर्देश जारी किए गए थे उनका आधा काम ही अब तक हुआ है। कोर्ट ने बंगाल सरकार से 15 अक्टूबर तक काम पूरा करने को कहा है। कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से कहा कि वो नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें जो कोलकाता में रेप मर्डर का शिकार हुई डॉक्टर की पहचान उजागर करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को हटाना सुनिश्चित करे। कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स को 14 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर अंतरिम रिपोर्ट पेश करने को कहा। एनटीएफ को चिकित्सा पेशेवरों के लिए सुरक्षा उपायों के लिए सुझाव देना है। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर संतुष्टि जाहिर की। सीबीआई की ओर से दाखिल नई स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को जांच के दौरान अहम सुराग मिले हैं, लेकिन अभी जांच जारी है, इसलिए मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना ठीक नहीं होगा। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर जांच के दायरे में हैं और अभी भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं पर दुख जताया और कहा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी डॉक्टर अपने मरीज का अहित नहीं चाहता। राष्ट्रपति ने आए दिन डॉक्टरों से हो रहे दुर्व्यवहार पर चिंता जाहिर करते हुए इसे गलत बताया और समाज के सभी लोगों से इस तरह की घटना न करने की अपील की। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 10वें दीक्षांत समारोह में मेडिकल छात्रों को मेडल प्रदान किए। हाल के दिनों में डॉक्टरों के खिलाफ हो रहे दुर्व्यवहार और हिंसा की घटना पर चिंता जताते हुए राष्ट्रपति ने इसे गलत बताया और कहा कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी डॉक्टर अपने मरीज का अहित नहीं चाहता। राष्ट्रपति ने कोविड महामारी के दौरान डॉक्टरों के काम की सराहना की और कहा कि देश इसके लिए हमेशा ऋणी रहेगा। हमने कोरोना महामारी के दौरान देखा है कि कैसे हमारे देश के डॉक्टर्स एवं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना समर्पण और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है। हमारे डॉक्टर, नर्सों एवं मेडिकल क्षेत्र के अन्य लोगों ने सर्वोच्च मानवीय मूल्यों को दर्शाया है। उनके ह्यूमन कनेक्ट एवं पर्सनल टच ने इस महामारी से लड़ने में जो भूमिका निभाई है उसके लिए पूरे देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आरएमएल अस्पताल की वार्षिक रिपोर्ट जारी की और इसकी एक कॉपी राष्ट्रपति को प्रदान की। स्वास्थ्य मंत्री ने उपाधि पाने वाले डॉक्टरों से कहा कि समाज आपसे मानवीय व्यवहार की उम्मीद करता है और गरीबों की सेवा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। फर्स्ट इनिंग्स एट द इंस्टीट्यूट, यू आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट योर सेकंड इनिंग्स विद द सोसाइटी। द सोसाइटी हैज अ लॉट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। द टैलेंट, skills and knowledge gained by you in this prestigious institution need to be applied effectively for improving the healthcare system in the country. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से चिकित्सा क्षेत्र में महिला के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर शोध करने की अपील की। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और अब तो स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में युवा अनस्टॉपेबल से जुड़े समाज सेवियों और लाभार्थियों के साथ बातचीत की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा समानता लाती है और अन्याय को कम करती है। यदि आप किसी को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा काम है। Education is the most impactful, transformative mechanism to change the society for better. Education alone can help us realize the preamble of Indian Constitution. Education brings about equality and education cuts into inequities. तो शिक्षा में आप किसी के मददगार बनते हो। If you handhold someone so that he or she can pursue education, that's divinity expressed. सबकी योजना सबका विकास की थीम को लेकर पंचायती राज मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जन योजना अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने बताया कि जन योजना अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए बहुत अहम कार्यक्रम है। इसके तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि मंत्रालय को भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए बजट को किस प्रकार खर्च किया जाए। प्रशिक्षण के द्वारा ये बताया गया है कि भारत सरकार के बजट को किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है। एक टाइड होता है, एक अनटाइड होता है। टाइड में 60% पैसा, इसमें 30% स्वच्छता के ऊपर, सफाई के ऊपर, सैनिटाइजेशन पर, और 30% वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम्स, वाटर रिचार्ज पर खर्च करना अनिवार्य ही है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार ने शहरी बुनियादी ढांचे और आवास व्यवस्था में सुधार के लिए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में बड़े कदम उठाए हैं। क्या हैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बड़े कदम, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पहले 100 दिनों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इसकी जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने एक विजन दिया, हाउसिंग फॉर ऑल। नई सरकार में जो सबसे पहले फैसला हुआ उसमें 3 करोड़ मकान देश की जनता को देने हैं। उसमें से 2 करोड़ शहरी और 1 करोड़ ग्रामीण शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसरण में 10 लाख करोड़ के निवेश के साथ PMAYU 2.0 1 करोड़ परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक नागरिक बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन जी सके। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले फैसला किया कि 3 करोड़ नए मकान देने हैं हमको देश की जनता को, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र के। इस बार थोड़े उसमें पैरामीटर्स बदले हैं। पहला तो ये कि हमने इस बार प्रदेशों की जो कंट्रीब्यूशन है वो मैंडेटरी की गई है। पिछली बार ये मैंडेटरी नहीं थी। कुछ कठिनाइयाँ पिछली बार में आने को जो मिली उस अनुभव से हम लोग सीख करके नए नए प्रोविजन भी इसमें किए गए हैं। एक स्कीम इसमें रेंटल हाउसिंग की जोड़ी गई है। केंद्रीय मंत्री ने परिवहन पर बोलते हुए कहा कि सरकार शहरी क्षेत्रों में परिवहन की उपलब्धता बढ़ाने पर भी काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सरकार के 100 दिनों के भीतर 31,000 करोड़ रुपए की 3 मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें बेंगलुरु मेट्रो चरण 3, ठाणे आंतरिक रिंग रोड मेट्रो परियोजनाएं और पुणे मेट्रो रेल परियोजना का दक्षिण की ओर विस्तार शामिल है। मेट्रो का विस्तार बहुत ही गति से बढ़ रहा है। अभी देश में मेट्रो का परिचालन नेटवर्क 23 शहरों में
978 किलोमीटर का हो चुका है। मेट्रो का भी विस्तार बहुत गति से बढ़ रहा है। जैसे हम जानते हैं कि 2014 में केवल 5 शहरों में और जो मेट्रो है जिसकी लंबाई मात्र 248 किलोमीटर थी, और अभी ये 23 शहरों में इसका विस्तार किया जा चुका है और 978 किलोमीटर और जो है रेलवे मेट्रो का एक विस्तार ये किया जा चुका है। इसको और आगे गति देने के लिए भी योजनाएं बन रही हैं। जल के महत्व पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पानी के पुनः उपयोग के साथ साथ रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने ये भी बताया कि पहले 100 दिनों में एक नई योजना जल ही अमृत को मंजूरी दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगभग 7.5 लाख स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों यानी CTU को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है और करीब 86% CTU को पहले ही साफ किया जा चुका है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज। अयोध्या में ईसाई मिशनरी द्वारा प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन करने का एक मामला सामने आया है। घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने प्रयागराज हाईवे के किनारे स्थित एक मकान पर छापा मारा। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मौके पर विशेष धर्म से संबंधित धार्मिक पुस्तकें भी बरामद की। पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष राम जियावन की शिकायत पर ईसाई मिशनरी के 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जमीन विवाद मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा अपनी अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष अपना जवाब जानबूझकर दाखिल नहीं कर रहा है, जिससे विवाद लंबा खींचे और हिंदू के पक्ष में फैसला न हो। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आदेश दिया कि जल्द अपना जवाब दाखिल करें। ईमेल के माध्यम से भी सभी पक्षों को जवाब दाखिल कर सकते हैं। ये आदेश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने दिया। साथ ही वाद संख्या 3 आगरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के ASI सर्वेक्षण की मांग मामले पर कोर्ट ने ASI को भी अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। हिंदू पक्ष के कुल 18 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। अब मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। अग्रिम निश्चित कर दी गई है, जिसमें कि 16 अक्टूबर को रिकॉल एप्लीकेशन पर बहस भी होगी और उसका हिंदू पक्षों के जो जवाब दाखिल करने का टाइम भी दी गया है। इसके अलावा माननीय न्यायालय के द्वारा सभी जो पक्षकार हैं उनको ईमेल की भी सुविधा प्रदान कर दी गई कि अपने ईमेल के द्वारा अपने जवाब दाखिल कर सकते हैं और अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो दाखिल ईमेल के द्वारा कर सकते हैं। आज माननीय न्यायालय के द्वारा ये आदेश कर दिया गया। न्यायमूर्ति मयंक जैन जी ने मुस्लिम पक्ष से ये कहा कि आप जो समय पे अपने जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं या रिटर्न स्टेटमेंट जो आप हिंदू पक्ष को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, सबसे पहले उसको आप दुरुस्त करें। ये मुस्लिम पक्ष की एक डिले टैक्टिस है, न्याय के कार्य को अवरोध करना, उसमें बाधा उत्पन्न करना, ताकि सही समय पे इसका कोई निर्णय ना आ सके और ये डिले होता जाए। क्योंकि मुस्लिम पक्ष भी ये कहीं ना कहीं जानता है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित जो वाद चल रहे हैं उसमें इतने एविडेंस हिंदू पक्ष के पास हैं कि अगर सही तरीके से सही समय पे इसकी सुनवाई होगी तो ये जो है हिंदुओं के पक्ष में इसमें निर्णय आएगा और सत्य की विजय होगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री महबूब अली ने जनसंख्या को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद उत्पन्न हो गया है। सपा नेता महबूब अली ने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, 2027 में सपा जीतेगी। समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली के विवादित बयान पर पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया है। बिजनौर CO सिटी सर्वम सिंह ने कहा कि बिजनौर पुलिस प्रशासन ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए बिजनौर कोतवाली शहर में अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली व सपा जिला अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक शेख जाकिर हुसैन के खिलाफ भड़काऊ भाषण को लेकर केस दर्ज कर लिया है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 30 सितंबर को सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। उक्त के संबंध में थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा विधायक महबूब अली के विवादित बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मार्ग पर चल रहे हैं और ये नफरत से भरा ये बयान न सिर्फ सपाइयों के असली मंसूबों को उजागर करता है बल्कि प्रदेश की शांति भंग करने की एक कुत्सित साजिश का भी हिस्सा है। प्रदेश की जनता ने लाल टोपी वालों के जंगल राज को देखा है। अब उनके चरित्र को समाजवादी पार्टी के जिस प्रकार से धार्मिक आधार पर विभाजन करके, धार्मिक टकराव पैदा करके और एक जाति और एक विशेष धर्म की बात की राजनीति करने वाले लोगों का स्थान उत्तर प्रदेश की में नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनता इस प्रकार के तत्वों को पहचान गई है। योगी जी हमारे संत हैं, उन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दिया है और वो सफलतापूर्वक जो ये संवैधानिक दायित्व है इस दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। समय से फीस जमा करने में नाकाम रहने के चलते आईआईटी सीट गंवाने वाले गरीब दलित युवक को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी धनबाद को युवक को दाखिला देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया है। बता दें कि मुजफ्फरनगर के टोटोरा गांव के रहने वाले 18 साल के अतुल को आईआईटी धनबाद की सीट आवंटित हुई थी, लेकिन वो फीस की 17,500 रकम ऑनलाइन नहीं जमा कर पाए थे। इसके चलते उन्हें सीट गंवानी पड़ी थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के कौशल, रोजगार, उद्यमशीलता और नवाचार मंत्रालय द्वारा बेटियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने की पहल हर घर दुर्गा अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महिलाएं समाज की रीढ़ होती हैं। जब हम बेटियों को सामर्थ्यवान बनाते हैं, उन्हें शिक्षा व सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण देते हैं, तो हम न केवल उसके जीवन को बदलते हैं बल्कि पूरे समाज को सशक्त बनाते हैं। आने वाले समय में हमारी कौशल कुशलता इतनी कुशल होगी कि हम आत्मनिर्भर भी होंगे और आत्मनिर्भर के साथ दुनिया का नेतृत्व भी करेंगे। और इसीलिए ये नवाचार आज यहाँ किए हैं, कई नवाचार किए हैं। इन नवाचारों के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि एक तरफ महाराणा प्रताप के नाम से इंस्टीट्यूट का नाम रखा है, स्वामी विवेकानंद जी के नाम से इस लैब का नाम रखा है। और मुझे आशा है मां दुर्गा अभियान केवल महाराष्ट्र का नहीं, पूरे देश का अभियान बनेगा। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गाय को राज्य माता का दर्जा देने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देसी गाय हमारे किसानों के लिए एक वरदान है, इसलिए गाय को राज्य माता का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए एक वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर पांजरपोड़ होते हैं, वहाँ पर भी जो देसी गौ माता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, लंबे समय से संत और लोग इसकी मांग कर रहे थे और आज हमें इसे पूरा करने में सफलता मिली है। गौ माता को राज्य माता के रूप में मान्यता दी जाएगी। आज के मंत्रिमंडल बैठक में अनेक निर्णय सरकार ने लिए हुए हैं। उसमें राज्य माता मतलब राज्य पशु, राज्य पक्षी ऐसी जो पहचान है, वैसी पहचान हमारे गौ माता को दी हुई है। ये कई लोगों की मांग थी, स्वामी हमारे शंकराचार्य जी की भी मांग थी, कई संतों की मांग थी और आज पूरी करने में हमें सफलता मिली है। और इसलिए राज्य माता गौ माता के रूप में यहाँ पर पहचानी जाएगी और निश्चित रूप से इसे हर प्रतिदिन उस एक गाय के प्रति, देशी गाय के प्रति 50 रुपए का अनुदान देने का भी निर्णय लिया है। गौशालाओं को अनुदान देने का निर्णय लिया है। गौ वंश की रक्षा करना ये मतलब हमारा फर्ज है।
कुल्लू में विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर रोष रैली निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने इस धरना प्रदर्शन में भाग लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से बाहर से आ रहे फर्जी दस्तावेज बनाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं संगठनों द्वारा बुलाई गई रैली व प्रदर्शन को देखते हुए कुल्लू जिला प्रशासन ने शहर में धारा 163 लगा दी है। ये प्रोटेस्ट के लिए ये हिंदू धर्म एवं संस्कृति की जागरण यात्रा है। आप देख रहे होंगे गांव-गांव से हिंदू आके जागृत हो चुका है और हिंदू ये समझ रहा है कि हमारी संस्कृति और अस्मिता पे दूसरे पक्ष के लोग, दूसरे धर्म के लोग बहुत ज्यादा आघात कर रहे हैं। हमारी बेटियों को लेके जा रहे हैं, हमारा व्यापार पे कब्जा कर रहे हैं और हर प्रकार से हमारी जमीनों पे भी कब्जा कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी गठबंधन पर कहा कि हमारा सीट शेयरिंग लगभग हो गया है। जेडीयू और आजसू के साथ मिलकर भाजपा राज्य का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। शेयरिंग हमारा लगभग हो चुका है। जनता दल यू और आजसू का साथ हम लोग चुनाव लड़ेगा। 3 या 4 तारीख तक हम लोग ये घोषणा कर दूंगा। जनता दल यू को भी कुछ सीट हम लोगों को देना पड़ेगा। आजसू के लिए भी कुछ सीट हमें छोड़ना पड़ेगा। तैयारी हो चुका है, 2-3 राउंड का बैठक हो चुका है। मेरा मानना है कि 3 या 4 तारीख हम लोग सीट एडजस्टमेंट का बारे में आप लोग को बोल दूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पर दिए बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी एक नादान बच्चे हैं। वो अपने आप को फैंटम समझते हैं। मेरा मानना है कि उनकी अभी भी कार्टून देखने की उम्र है। उनको घर में बैठकर कार्टून देखते रहना चाहिए। राहुल गांधी एक नादान बच्चा है। वो अपने आप को फैंटम समझते हैं। शायद बचपन में वो कोई सारे कॉमिक सीरियल पढ़े थे, देखे थे, तो इसलिए अपने आप को फैंटम समझते हैं। तो मेरा मानना है कि उनको अभी भी कार्टून देखने का उम्र है। उनको घर में बैठ के कार्टून देखते रहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गढ़ जामुला में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो हमीरपुर द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। स्वच्छता रैली आईटीआई के प्रांगण से शुरू होकर गढ़ जमुला मार्केट से होते हुए वापस आईटीआई के प्रांगण में समाप्त हुई। इस रैली में छात्रों द्वारा स्वच्छता अपनाओ, बीमारियां भगाओ, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत जैसे नारे लगाकर स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान स्वच्छता विषय पर छात्र छात्राओं में चित्रकला और नारा लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। स्वच्छता ही सेवा पर 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम दिन आज गढ़ जमुला गवर्नमेंट आईटीआई में हमने एक जागरूकता रैली का आयोजन किया और इसी दौरान हमने स्वच्छता पर चित्रकला प्रतियोगिता व नारा लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। नीति आयोग के सीईओ ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि कोविड महामारी के दौरान आई मंदी से उबरते हुए भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर ने 2022-2023 में ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज की है। 2021-2022 के मुकाबले 2022-2023 में इंडस्ट्रियल आउटपुट में 21% से अधिक की वृद्धि हुई और इस दौरान GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडिड में भी 7.3% की बढ़ोतरी हुई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2018-19 के मुकाबले 2022-23 में 22 लाख अधिक नौकरियां सृजित हुईं। Compared to the year before COVID, that is 18-19, because 19-20 is affected by COVID, we have added 22 lakh jobs in the manufacturing sector. So manufacturing is not only growing, it is also adding jobs. Industrial output has grown by 21.5%, 21.5% in 1 year. And the GVA, the gross value added in manufacturing, has grown in 1 year by 7.3%.
सोलेक्स एनर्जी ने भारत का पहला रेक्टेंगुलर सेल बेस्ड सोलर मॉड्यूल लॉन्च किया है। साथ ही इस क्षेत्र में अपने विजन 2030 के तहत 8,000 करोड़ रुपए का निवेश भी लक्ष्य रखा गया है। सोलेक्स ने तापी आर श्रृंखला के तहत विकसित ये सोलर मॉड्यूल एन टाइप टॉपकॉन तकनीक और एक रेक्टेंगुलर सेल डिज़ाइन वाले सोलर पैनल को विकसित किया है। कंपनी का कहना है कि ये रेक्टेंगुलर सेल बेस्ड सोलर मॉड्यूल अपनी तरह का देश में पहला है। ये सोलर टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने में सहयोगी होगा। इसके तहत कंपनी 2 गीगावाट की शुरुआती क्षमता वाली एक नई सेल निर्माण सुविधा को विकसित करेगी, जिसे 5 गीगावाट तक बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही कंपनी ने सोलर सेक्टर में वर्कफोर्स को भी 25,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य कंपनी ने निर्धारित किया है। अभी जो चैलेंज था, जो स्क्वायर सेल आते थे, उसमें एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये मॉड्यूल साइज़ के अंदर आप जो है वो 22% एफिशिएंसी से ऊपर नहीं जा रहे थे पैनल के एफिशिएंसी से। रेक्टेंगल सेल टेक्नोलॉजी में क्या है कि सरफेस एरिया ज़्यादा है और उसका सेल बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल शेप जो स्ट्रक्चर को जो सपोर्ट मिलता है, सेल के जो स्ट्रक्चर को जो सपोर्ट मिलता है वो भी एक बेहतर होता है। 2 फ़ायदा है, एक तो एफिशिएंसी बिकॉज कवरेज एरिया ज़्यादा है, सन लाइट ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा आएगा, आउटपुट ज़्यादा आएगा कम जगह में। अंतरिक्ष और भू स्थानिक उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे आगे बढ़ाना है, इसको लेकर दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बोलते हुए G20 शेर्पा अमिताभ कांत ने कहा कि अगर हमें भारत की अर्थव्यवस्था के साइज को बढ़ाना है तो हमें नए क्षेत्रों को तलाशना होगा। उन्होंने पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा अंतरिक्ष और भू स्थानिक उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र की महत्ता को समझाया। उन्होंने कहा कि नासा जैसी एजेंसी भी सीमित क्षेत्र में कार्य करती है, जबकि तमाम अन्य गतिविधियां प्राइवेट सेक्टर द्वारा संचालित हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के विकास का रास्ता है। उन्होंने सुशासन के लिए डेटा की महत्ता को भी ज़रूरी बताया और उन्होंने इन नए क्षेत्रों के विकास के लिए हर संभव सहायता का भी आश्वासन दिया। GDP should grow in the next 2 decades by about 8 times. Now, this will not happen till we do not make major breakthroughs in cutting-edge areas of growth, in which the 2 critical areas are space and the geospatial sectors. I've been a long-term believer that space sector opens up very, very vast opportunities for many of our companies, particularly the startup sectors. एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भारतीय वायुसेना की कमान एयर मार्शल AP सिंह को सौंप दी है। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही वायु भवन में विदाई सलामी के रूप में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयर मार्शल AP सिंह ने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF से केंद्रीय हिस्से के रूप में और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF से अग्रिम राशि के रूप में 675 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान करने के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध है। असम, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर में बाढ़ से हुए नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल का गठन किया गया है। हाल ही में बाढ़ से प्रभावित बिहार और पश्चिम बंगाल में भी नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए IMCT जल्द ही भेजी जाएगी। इस वर्ष भारत सरकार ने SDRF से 21 राज्यों को 9,044.80 करोड़ रुपए, NDRF से 15 राज्यों को 4,528.66 करोड़ रुपए और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि SDMF से 11 राज्यों को 1,385.45 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित सभी राज्यों को आवश्यक NDRF टीमों, सेना के दलों और वायुसेना की तैनाती सहित सभी लॉजिस्टिक सहायता भी प्रदान की है।
नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बिहार में भी बाढ़ से हालात बुरे हो गए हैं। नेपाल में बारिश और भूस्खलन से करीब 200 लोगों की मौत की खबर है, तो बिहार में भी राहत और बचाव अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। केंद्र और बिहार सरकार मिलकर तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर हर संभव कदम उठा रही हैं ताकि बाढ़ से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। नेपाल में हुई जोरदार बारिश बिहार के लिए आफत बनकर आई है। कोसी और गंडक बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 1968 के बाद से ये पहली बार था कि कोसी बैराज के ऊपर से पानी बह रहा था। बताया जा रहा है कि नेपाल की ओर से कोसी और गंडक बैराज में 10.5 लाख क्यूसेक पानी आया है। नेपाल में पानी के दबाव को देखते हुए कोसी बैराज के 56 गेट खोल दिए गए, जिससे कोसी में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। बिहार के गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया और भागलपुर जिले बाढ़ की चपेट में आए हैं। बाढ़ की तबाही का संकेत मिलने के बाद एनडीआरएफ की 16 टीमों को प्रभावित जिलों में तैनात किया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि बाढ़ को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों सजग हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों तत्परता के साथ बिहार के बाढ़ पर सजग है और जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे सब उठाया जाएगा। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्थिति पर लगातार नजर रखे हैं। उन्होंने कहा कि 1968 के बाद इतनी बारिश कभी नहीं हुई, यह एक प्राकृतिक आपदा है। जो इस बार के बजट में भारत सरकार ने कहा है कि बाढ़ के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जो बिहार के अंदर जो 4-5 नदी है वहां हम लोग बराज बनाएंगे, जिससे बाढ़ का भी प्रकोप कम होगा और सिंचाई की व्यवस्था भी होगी। राज्य सरकार बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कैंप बनाया गया है। इसमें लोगों के खाने और रहने की व्यवस्था के साथ मेडिकल फैसिलिटी भी दी जा रही है। बाढ़ पीड़ित लोगों को प्रशासन की तरफ से सूखे खाने के फूड पैकेट दिए जा रहे हैं। राज्य में बाढ़ की स्थिति की सेंट्रल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। हम लोग को अलर्ट रहने का आदेश मिला है और प्लस में जो भी तटीय जो निवासी हैं उनको हम लोग बताया हो कि आप लोग सुरक्षित स्थान पर जाया करो और इसके बाद में जो भी बाढ़ आश्रय गृह है उनका शरण लो। नदी के तेज बहाव ने तटबंधों को ध्वस्त कर दिया है। अब तक 7 तटबंध टूट चुके हैं। इससे कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर और बगहा में कुल 7 तटबंध टूट गए हैं। नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से बिहार के 13 जिले बाढ़ग्रस्त हैं। 20 प्रखंडों की 140 पंचायतों के गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। करीब 3.5 लाख आबादी बाढ़ के कारण प्रभावित है। फिलहाल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो पहले से मुस्तैद है। समझा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में बाढ़ पीड़ितों को थोड़ी राहत मिल सकती है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से कुमार जय के साथ मधुरेश नारायण। बिहार में भारी बाढ़ के बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कोसी नदी पर हाई डैम बनाने की मांग की। उन्होंने उच्च क्षमता वाले बैराज को लेकर एक पत्र भी सौंपा है। सोशल साइट एक्स पर जानकारी देते हुए सम्राट चौधरी ने लिखा कि नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिलकर बिहार में आने वाले बाढ़ के खतरे के समुचित निदान हेतु मांग पत्र सौंपा ताकि जानमाल के नुकसान पर पूर्ण विराम लगे। केंद्रीय मंत्री से नेपाल से दूर भारत सीमा अंतर्गत कोसी नदी पर एक नए बांध के निर्माण की बात रखी। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की सहमति दी। नेपाल में बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 190 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सभी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से खोज एवं बचाव अभियान जारी है। इसी को लेकर नेपाल में भारतीय दूतावास ने बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सहायता के लिए 977-9851316807, 977-9851110721, 977-974-9833-292 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
इजराइल ने दावा किया है कि एक हवाई हमले में हमास आतंकवादी संगठन की लेबनान शाखा के प्रमुख फतेह शेरिफ की मौत हो गई है। फतेह शेरिफ लेबनान में हिजबुल्लाह कार्यकर्ताओं के साथ हमास की आतंकवादी गतिविधियों में तालमेल बनाने का काम करता था। इसके अलावा फतेह शेरिफ लेबनान में हमास के कार्यकर्ताओं की भर्ती और उन्हें हथियार उपलब्ध कराने के लिए भी जिम्मेदार था। फतेह शेरिफ UNRWA में एक मान्यता प्राप्त सदस्य थे और लेबनान में UNRWA शिक्षक संघ के प्रमुख थे। इजराइल ने कहा कि देश के नागरिकों के खिलाफ खतरा पैदा करने वालों के खिलाफ IDF और ISA की कार्रवाई जारी रहेगी। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली में शुरू हो गया है। ये सैन्य अभ्यास 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक चलेगा। संयुक्त अभ्यास के उद्घाटन समारोह में कजाकिस्तान के कर्नल करीबयेव नुरलान, कजाकिस्तान कॉन्टिजेंट कमांडर सेरिकबायेविच और कर्नल योगेश उपाध्याय, कमांडर भारतीय कॉन्टिजेंट ने भाग लिया। काजिंद सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अयोध्या के भदरसा में नाबालिग दलित लड़की से गैंग रेप के मामले में सांसद अवधेश प्रताप का करीबी और सपा नेता मोहित खान और उसके नौकर की संलिप्तता की बात पुख्ता होती जा रही है। कोर्ट में पेश की गई DNA रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना की पुष्टि हुई। बच्ची के सैंपल से मोहित के यहाँ काम करने वाले राजू खान का DNA मैच हुआ है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में नाबालिग बच्ची और उसके परिवार ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान और उसके यहाँ काम करने वाले राजू खान पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। इस मामले में हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट में पेश की गई लिफाफाबंद DNA रिपोर्ट से साफ हुआ है कि राजू खान ने पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। इसके पहले हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने फॉरेंसिक लैब डायरेक्टर को 1 हफ्ते के अंदर ही रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। अब इस मामले में सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। दिल्ली के नांगलोई इलाके में पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मुख्य आरोपी धर्मेंद्र गुलिया के हिमाचल प्रदेश में छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीमों ने हिमाचल पुलिस के साथ जिले में छापेमारी की, लेकिन इस दौरान आरोपी वहां से बचकर फरार हो गया। पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा में भी छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी को करनाल बाईपास के पास से गिरफ्तार किया गया। हमारे पुलिस कांस्टेबल संदीप का अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया था। ये हमें पता चला है कि एक रोड रेज का इंसिडेंट है। जो मेन एक्यूज है उसको अभी हमने अप्रीहेंड कर लिया है। फर्स्ट एक्यूज हमने ऑलरेडी अप्रीहेंड कर लिया था। हमने मल्टीपल टीम्स फॉर्म किए क्योंकि ये जो मैटर है इसको ये मर्डर का मैटर निकला है एज पर इंक्वायरी और केस रजिस्टर किया गया। जो मेन एक्यूज इसमें कह सकते हैं जो कि ड्राइविंग सीट पे था उसको उसके लिए अलग से टीम बनाया गया। हमने आइडेंटिफाई किया कि उसका नाम है धर्मेंद्र गुलिया। इसके बारे में हमें पता लगा कि यहाँ से दिल्ली से पहले निकल गया था। पता लग चला कि दिल्ली में वापस लौटने का चांस है बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो हमने स्पेशल नाका लगाए और इसके थ्रू जो है ऑनगोइंग जो रेड्स हम कर रहे थे उसको नियर करनाल बाईपास के पास में मुकरबा चौक के पास हमने फाइनली उसको लोकेट किया और वहीं से एप्रीहेंड किया है। जाने माने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने का ऐलान हुआ है। पीएम मोदी समेत विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों ने मिथुन चक्रवर्ती को बधाई दी। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस बात की घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जैसे ही की, उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। मिथुन दा ने अपने 5 दशक के फिल्मी सफर में अपनी शानदार अभिनय शैली से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा पर खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा कि मुझे खुशी है कि श्री मिथुन चक्रवर्ती जी को भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वह एक कल्चरल आइकन है जिन्हें उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए पीढ़ियों से सराहा जाता रहा है।
उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिथुन दा को बधाई देते हुए उनके संघर्ष से सफलता तक के सफर को युवा पीढ़ी के लिए मिसाल बताया। It's a matter of great honor that Mithun Da is being awarded with Dada Saheb Phalke Award. His entire life is a story of struggles and achievement. His contribution to Indian cinema as well as his contribution to public life is immense. I congratulate Mithun Da. मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा, जूरी ने बहुत सावधानी से इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए सही व्यक्ति को चुना है। This prestigious award calls Dada Saheb Phalke Lifetime Achievement Award for 2022 to Mr. Mithun Chakravarti, announced by our Information and Broadcast Minister Sri Honorable Sri Ashwin Vaishnav ji, and the juries also very carefully selected, and they are all very carefully found that the right person to this prestigious award. पुरस्कार मिलने की घोषणा पर मिथुन चक्रवर्ती बहुत ही भावुक नजर आए। उन्होंने इस पुरस्कार का श्रेय अपने प्रशंसकों को दिया और उनका शुक्रिया अदा किया। वहाँ से बॉम्बे में खाना नहीं, फुटपाथ, कभी गार्डन में सोया, ये सब दोहरा रहा था। और इसके बाद इतना बड़ा सम्मान, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं, I have no words. Only I can say I dedicate this award to my family and to the fans all over the world. मैं ये समझता हूँ यही टाइम था, इसी टाइम में मुझे मिला, यही वक्त था, यही टाइम मिलना था मुझे। मिथुन दा ने हिंदी, बंगाली, ओडिया, भोजपुरी और तेलुगु सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। मिथुन दा ने एक्शन से लेकर ड्रामा और कॉमेडी तक हर विधा में अपना हाथ आजमाया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के जरिए लोगों के दिलों में बस गए। लगभग 5 दशकों के करियर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं। भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे में इस दिग्गज अभिनेता को इस पुरस्कार की घोषणा से उनके प्रशंसकों में खासा उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।